मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्रा जी। अनुपम मिश्रा जी से बात करेंगे थोड़ा बहुत कि भाई इस समय जो बड़े-बड़े कारनामे हो रहे हैं देश में और उनकी प्रतिक्रिया दी जा रही है। भारत सरकार ने बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है कल। तो उस प्रतिक्रिया की क्या प्रतिक्रियाएं हैं इत्यादि। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और क्यूआर को स्कैन करके हमारी पत्रम पुष्पम से सहयोग भी अवश्य कर दें। स्वागत है आपका अनुपम जी आज के इस जयपुर डायलॉग्स के कार्यक्रम पर। तो जैसा मैंने कहा कि जो प्रतिक्रिया भारत ने दी उसकी प्रतिक्रिया हमारे भारत वाले पाकिस्तान में अधिक है या पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में? अब भारत वाला पाकिस्तान बहुत बड़ा हो गया है। हमारे सीडीएस जनरल मलिक ने कहा था, विपिन रावत साहब ने कहा था कि साहब 2.5 मोर्चे का युद्ध है। ये आधा मोर्चा बहुत बड़ा हो गया है। कुछ लोगों को कुछ गलतफहमी है कि शायद वो देश के मुसलमानों की ओर कह रहे थे, पर उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें हमारे पत्रकार हैं, हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे राजनेता हैं और ये तमाम हमारे सेकुलर लिबरल बहुत बड़ी एक लॉबी है। और जिसको मुझे देख के बड़ा अजीब लग रहा है। पत्रकार कह रहे हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, हमें भाजपा को इसका लाभ नहीं उठाने देना। सीधे मतलब मैं आई एम रियली अमेज्ड। वो लिख के ऐसा कह रहे हैं, लिख के कह रहे हैं, और एक नहीं कई लोग कह रहे हैं साहब कि साहब जो हुआ सो हुआ, भाजपा को इसका लाभ नहीं उठाने देना। मतलब बड़ी विचित्र स्थिति है सब। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, अब बताएं, अब आ रही है आवाज? थोड़ी सी बेहतर हुई जी। तो लोगों को कश्मीर में जो हुआ उससे ज्यादा चिंता इस बात की है कि साहब कहीं पुलवामा और बालाकोट की तरह इसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ ना हो जाए। जबकि भी हालिया ऐसा कोई चुनाव भी नहीं है। अब बिहार का एक चुनाव है जिसपे हमारे लिबरल्स की बड़ी निगाहें लगी हुई हैं। कोई जमाने में हरियाणा पे लगी हुई थी, उन्हें लग रहा था हरियाणा अगर जीत लिया, महाराष्ट्र अगर जीत लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बिहार पे लगी हुई है। अब बिहार के पहले ऐसा कांड हो गया, और ये सबको मालूम है कि मोदी सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कार्रवाई करेगी, मैं ये कह रहा हूं कि मोदी सरकार के पास एक डिसाइसिव कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। उन्हें तो करना ही करना है भाई, और करना ही नहीं, उनको इस तरह की कार्रवाई करनी है कि साहब जैसे पिछली बार आपने कार्रवाई की थी, अरविंद केजरीवाल सबूत मांगने लगे, राहुल गांधी सबूत मांगने लगे, पाकिस्तान डिनाई करने लगा। यहाँ तो आपकी लाशें नजर आ रही हैं। आपको ऐसी कार्रवाई करनी होगी कि कार्रवाई भी नजर आए, और आपको ऐसी भी कार्रवाई करनी होगी कि अभिनंदन जैसा कोई ऐसा काम ना हो जाए कि साहब सामने वाले को मुंह बचाने की और मतलब जिसे कहना चाहिए अपनी बात रखने का कोई मौका मिले। तो भारत सरकार के सामने बहुत कठिन काम है। मतलब राइट नाउ, आज की तारीख में मोदी सरकार के सामने बहुत कठिन काम है, लेकिन लोगों को ये भी मालूम है कि ये कठिन काम जैसे तैसे होगा और जरूर होगा। अब इसमें वो सब चिंतित हैं कि साहब क्रेडिट ना मिल जाए, सरकार को शाबाशी ना मिल जाए, बिहार के चुनाव में फर्क ना पड़ जाए। तो ये बड़ा अजीब सा, मतलब क्या बोलूं कि इस तरह पहले कभी हुआ नहीं।
नहीं, लेकिन कार्रवाई तो हो गई। तो ये जो आपके इंडस वाटर्स ट्रीटी का जो सस्पेंशन हुआ है, ये अभूतपूर्व कार्रवाई है। आप संभवतः ध्यान हो कि इंडस वाटर्स ट्रीटी में एब्रोगेशन का, सस्पेंशन का कोई क्लॉज नहीं है, लेकिन फिर भी वो कार्रवाई कर दी गई। और अब पाकिस्तान की आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है, तो वहां तो है। और हमारे वाले लोग जो है, अभी तक मैं ये देख रहा था, अभी तक मैंने देखा नहीं किसी ने कि वो ये कहे कि साहब कि ये जो है वो मानवता के खिलाफ धोखा है, भारत ने लोगों को पानी बंद कर दिया वगैरह वगैरह। नहीं, देखें, मेरा थोड़ा सा इसमें विभिन्न मत है, और मेरा अपना मानना है कि देखिए कि इस साल फरवरी में, 2025 की फरवरी में डैम बना के रावी नदी का पानी तो हमने रोक दिया, और रावी नदी का पानी हमारे अपने हिस्से का था। 1960 के समझौते में ये पानी हमको मिलना था, और पाकिस्तान सरकार, भारत सरकार, कांग्रेस सरकार पिछले 50 साल से इसको बड़ा चैरिटेबली पाकिस्तान के हिस्से में डाल रही थी। तो ये पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने उस डैम को वॉर फुटिंग पे बना के इस साल फरवरी में रावी नदी का पानी बंद कर दिया। वो पानी हमारे हिस्से का था, लेकिन चूंकि 50-60 साल से पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कर रहा था, तो उसको इसकी आदत पड़ गई थी, उसके ऊपर निर्भरता बढ़ गई थी। इनफैक्ट पाकिस्तान ने इसको वाटर टेररिज्म भी कहा। अभी जो हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि सिंधु जल समझौते को जिस तरह इन्होंने इन अबेंस डाला है, मुझे उसमें तो अभी आपको वाटर डाइवर्ट करने में समय लगेगा, पानी आपको रोकने में समय लगेगा। पानी कैन नॉट बी डाइवर्टेड रातों रात, आप नहीं रोक सकते उस पानी को ना, तो उसमें तो समय लगेगा। लेकिन अभी वो रावी वाली चोट तो पहले से लगी हुई है। दूसरी बात, इसका एक साइकोलॉजिकल असर है। आज आपने उसको रोक दिया है, और पाकिस्तान, मतलब अगर आप सीरियसली इसको डैम बना के या फिर पानी डाइवर्ट करके रोकने में अभी नहीं 2 साल बाद भी सक्षम हो गए, तो पाकिस्तान तो रेगिस्तान हो जाएगा। थोड़ा सा फैक्ट्स पे आपको मैं अपडेट कर देता हूँ। बिल्कुल चेक करें, बिल्कुल चेक करें। अपडेट कर देता हूँ, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स पे अपडेट कर देता हूँ। और फैक्ट्स पे अपडेट ये करूँगा कि देखिए इस समय जो पूरा का पूरा जो चिनाब का जो वाटर जो है, वो चिनाब का खास तौर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटर फ्लो जो है, जहाँ तक भारत का प्रश्न है, वो चिनाब में ही है। क्योंकि सिंधु नदी का तो एक छोटा सा हिस्सा जाता है, वो भी जाता है हमारे लद्दाख से होके, और लद्दाख में उसका इतना वाटर फ्लो है नहीं। और वहाँ पे भी छोटे छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स तो थोड़े से बनाए हैं, और उनकी जो पाउंडिंग है वो नेग्लिजिबल है। और जो सबसे बड़ी नदी जो है वो है चिनाब, और चिनाब आपको पता है चंद्रभागा कहलाती है ये हिमाचल प्रदेश में, और फिर आती है उसमें, और उसका जो है वो करीब 25 मिलियन एकड़ फीट का उसका फ्लो होता है साल का। अब ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें भारत को जो तीनों नदियां दी गई हैं, उसमें तीनों नदियों में जो टोटल पॉन्डेज जो आप स्टोर कर सकते हैं, जो स्टोरेज कैपेसिटी अलाउड है, वो 3.6 मिलियन एकड़ फीट है। अब वो 3.6 मिलियन एकड़ फीट भी पाकिस्तान जो है वो लगातार तमाशे कर करके, ऑब्जेक्शंस लगा लगा के, वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व कर करके उसमें रोड़े डालता रहता है। आज की डेट में जो पॉन्डेज अलाउड है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, और इसलिए क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस है डिजाइन पे, वो तमाशा सब जो है वो तो लगभग 0.5 मिलियन एकड़ फीट जो है वो अलाउड है, जबकि कैपेसिटी इनकी 1 मिलियन एकड़ फीट है चिनाब में, क्योंकि 4-5 डैम बना रखे हैं। देखिए एक जो बड़े डैम बना रखे हैं वो बगलीहार काफी बड़ा डैम है, बगलीहार के अलावा आपका ये डैम है, क्या बोलते हैं, ये सलाल डैम है, उसके ऊपर 2 थोड़े छोटे डैम हैं आपके, दुलहस्ती है और रतले है, और उसके अलावा उनकी ट्रिब्यूटरी पे पॉन्डेज और बन रहा है। वो बार बार पाकिस्तान के हस्तक्षेप के कारण उसमें डिले होता रहा है, लेकिन 0.5 MAF से तो 1 MAF जाने में तो
4 दिन का भी समय नहीं लगेगा, यानी जो पॉन्डेज है वो डबल तो तुरंत हो सकता है। अब वो जो कैपेसिटी है उसकी वो 15-20 MAF की है, और 15-20 MAF करने में तो लगेंगे 10-1 साल, 10-15 साल। लेकिन मैं देख रहा था, मैंने आपको बताया ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया आज, और मैं पाकिस्तान की चैनल्स पे चला गया, यूट्यूब में पाकिस्तान की चैनल्स पे देख रहा था। तो वो ये रो रहे हैं कि साहब कि हमारे सिस्टम को आज की डेट में 11.8 मिलियन एकड़ फीट पानी की दरकार है, और हमारे पास 43% का शॉर्टफॉल है आज की डेट में, जबकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अभी कल शाम को ही सस्पेंड की गई ना, कल रात को, अब तक कल रात को सस्पेंड हुई है। तो ये रो रहे हैं कि साहब कि 43% का शॉर्टफॉल तो ऑलरेडी है। अब वो 43% के शॉर्टफॉल में आप 0.5 और ऐड कर दो, 50% के ऊपर तो सीधे चला गया। प्लस झेलम को पकड़ लो आप, झेलम में इन्होंने जो तमाशा कर रखा था, जिसकी वजह से जो आपका वाटरवे जो श्रीनगर से लेके और उड़ी तक की जो वाटरवे बनाई जा रही थी उसका काम रुका हुआ था, वो चालू हो जाएगी। और साथ में बड़े डैम्स आप लद्दाख में भी अब बना सकते हो। और तो अगर आपने इसको जो है वो साल 1.5 साल में अपग्रेड कर लिया, 1.5 MAF निकाल दिया, तो उनकी तो भाई जो इस वक्त 43% है नॉर्मल कंडीशन में, वो शॉर्टफॉल हो जाएगा 60%। प्लस वो बना रहे हैं इधर आपका चोलिस्तान में पानी ले जाना चाहते हैं, तो उनकी तो हालत पूरी तरह से खराब हो जाने वाली है। और जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जरा वो सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि अभी यू जस्ट एक्सप्लेन कि अगले साल 2 साल में हम पाकिस्तान को एकदम रेगिस्तान में बदल देने की जिसे कहना चाहिए एक हैसियत रखते हैं। अच्छा, एक बात और है, ये इंडस वाटर ट्रीटी तो बहुत दिनों से भारत इसके बारे में कह रहा था, बहुत दिनों से वी वर टॉकिंग अबाउट कि इसको रिकंसीडर करेंगे, इसको नए सिरे से देखेंगे। ये जो वर्तमान स्वरूप है नेहरू जी वाला वो हमको नहीं स्वीकार है। इस पे तो लगातार बातें हो भी रही थी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान पहले से इस पे भयभीत था। अब ये इस पे कार्रवाई हो गई। कार्रवाई भी देखिए इस तरह हुई है कि जिन हालातों में हुई है, आपको मालूम है कि पानी के हक को लेकर तो देशों में युद्ध हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको इससे ज़्यादा युद्ध करना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो मैं जो सुन रहा हूँ कि साहब वो बॉर्डर के आसपास हवाई जहाज़ों का, फाइटर प्लेन्स का जमावड़ा किया जा रहा है। अभी तो वो पहले परेशान है कि साहब जो अगला हमला आएगा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह आएगा, उसको लेकर सब बड़े हैरान परेशान हैं। पिछली बार वाली बात उनके सामने है, उनको ये भी मालूम है कि साहब हमारी मिसाइल कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा है कि हो सकता है इस बार हमको प्लेन्स वहाँ भेजने की आवश्यकता ही ना पड़े, हम यहाँ से बैठकर अपना काम कर लें। लेकिन ये है कि ये जो जनरल इस बार पाकिस्तानी फौज का है आसिम मुनीर, वो अब तक के उस जियाउल हक से ज़्यादा बड़े जिहादी जनरल माने जाते हैं। जियाउल हक के बारे में माना जाता है कि साहब उनका जो मजहबी अवतार था वो भुट्टो को फांसी देने के बाद उन्होंने उस अवतार को लिया आवाम को अपनी जेब में रखने के लिए। पर ये तो साहब हाफिज हैं, इनको तो बचपन से कुरान कंठस्थ है। ये तो बात बात में कुरान की आयतें पढ़ते हैं, ये तो कॉर्प्स कमांडर की मीटिंग में आयतें पढ़ते हैं, ये तो प्रधानमंत्री की मीटिंग में आयतें पढ़ते हैं, ये तो सामने आपके प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट बैठी हो और ये आयतें पढ़ते रहते हैं। तो ये तो एक अजीब किस्म के मतलब अभी तक जितने पाकिस्तानी जनरल आए हैं उन्होंने अपनी फौज को मार खाने दिया और खुद अपना अय्याशी में डूबे रहे। पर ये तो एक अलग किस्म का जिहादी जनरल नजर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार जब कार्रवाई करेगी तो इसको भी ध्यान में रखेगी संजय जी। और ऐसा भी लग रहा है कि हमारा जो पूरा लिबरल क्लास है उसको मोदी के इस एक्शन का अंदाजा नहीं था। जो 5 एक्शंस लिए हैं उसमें खास तौर से जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो है वो तो बिल्कुल ही इनको अंदाजा नहीं था। क्योंकि मैं अखिलेश जी की टाइमलाइन चेक कर रहा था ट्विटर की, तो अखिलेश जी ने तो इसका उल्लेख ही नहीं किया।
वो बेतहाशा किरायों की वृद्धि में तो बात कर रहे हैं कि साहब श्रीनगर से बेतहाशा किराए की वृद्धि हो गई। नहीं, उसको भी भारत सरकार ने रोका है, उसको भी भारत सरकार ने रोक दिया है। हाँ, लेकिन ये जो मेजर्स लिए गए हैं इनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हो, तो कतई नहीं कह रहे। आज तो राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक ऑल पार्टी मीटिंग भी है, मैं उसका परिणाम आएगा उसके लिए बड़ा उत्सुक हूं कि किस तरह की बातें लोग वहां करते हैं। लेकिन ये एक देखिए इंटरटेनमेंट पर्पस से ऑल पार्टी मीटिंग बढ़िया है। बाकी ऑल पार्टी मीटिंग में क्या ही होता है, मीटिंग्स दो तरह की होती हैं। एक वो ऑल पार्टी मीटिंग जिसमें कुछ नहीं डिस्कस होता है, उससे हम लोगों को एंटरटेनमेंट का सामान मिलता है, और एक वो मीटिंग होती है सीसीएस की। जैसा कल आपने देखा कि अमित शाह ने एक मीटिंग अब्दुल्ला के साथ, उमर अब्दुल्ला के साथ की, और लेकिन जो सिक्योरिटी रिव्यू की फाइनल मीटिंग उन्होंने की, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को बाहर रखा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को बुलाना इसमें खतरे से खाली नहीं है, तो मुख्यमंत्री उसमें बाहर रखे गए। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं ये देख रहा था कि मोदी ने सिर्फ इतना कहा, मोदी की तरफ से केवल इतना ट्वीट आया कि मैंने 7 लोक कल्याण मार्ग में सीसीएस की मीटिंग की अध्यक्षता की, आई चेयर्ड मीटिंग, दैट्स ऑल। और उसके बाद जो कुछ भी कहना था वो दूसरी आपके जो विक्रम मिश्री हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से सारी बातें जो है वो खुलासा की गई। और मैं अभी भी आश्चर्यचकित हूँ कि साहब के कोई जो है वो मोदी को अभी तक गाली नहीं दे रहा। इस बात पे तो बहुत गाली देनी चाहिए थी कि साहब के आपको पड़ोसी धर्म नहीं आप निभा सकते, और आप जो है वो मानवता के विरुद्ध जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सारी बातें पाकिस्तान में कही जा रही हैं। कुछ दिनों में इधर भी फिल्टर होनी चाहिए, कुछ दिनों में, कुछ घंटों में भी हो सकती है। देखिए, माहौल इतना खराब है कि एक तो भाई जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं, और जो हमारा वो लिबरल और वो जो सेकुलर और जो कांग्रेसी और विपक्षी तबका है वो भी इसका विरोध नहीं कर पा रहा। वो सिर्फ इतना कह रहा है भाइयों देख लो, इसका लाभ मोदी जी को ना मिले, इसका लाभ भाजपा को ना मिले। खुलकर पाकिस्तान के समर्थन या मुस्लिम पक्ष के समर्थन में अब तक सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ है, और वो है रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा का आपने बयान सुना। रॉबर्ट वाड्रा के भी बयान मुझे कभी कभी लगता है कि शायद वो देश के को संबोधित ही नहीं है। वो बचपन में कुछ बच्चों को ना खिलाया जाए तो खेल बिगाड़ने की धमकी देते हैं। मुझे लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा अपनी सास और साले को धमकी दे रहे हैं। और जो इंसिडेंट हुआ पहलगाम में, उसकी भी यदि आप प्रतिक्रिया देखें तो विपक्ष की प्रतिक्रिया जो है वो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज है। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं जाता था यदि वो इसको अनइक्विवोकली, अनकंडीशनली अगर इसको कंडेम कर देते, इसकी भर्त्सना कर देते, तो भी ऐसा नहीं है कि उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी थी वो उससे उनसे बिदक जाती। वो नहीं होती। वो कश्मीर में खुद ही कर रहे हैं नाटक, आप देख रहे हो, कश्मीर बंद का नाटक कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। लेकिन साहब ये तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो चुके हैं। देखिए, वो आसिम मुनीर, पाकिस्तान, जिहादी, कठमुल्ले, वो आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया है और हम क्या करेंगे। इनके साथ दिक्कत ही जो लिबरल लॉबी है, इनको बताना नहीं, उनकी मत सुनो, जो हम बता रहे हैं उसको सुनो, हमारा इंटरप्रिटेशन सुनो। वो जो कह रहे हैं उस पर ध्यान ना दो, आसिम मुनीर जो कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, जिहादी जो कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। हम आपको बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इनका काम बड़ा मुश्किल भी है, मतलब, लेकिन ये है कि साहब अब एक जिद है कि इसको, अच्छा, एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया पे लॉबी आपको नजर आती है, जो इस तरह के नैरेटिव को आप देखिए। 27 हिंदू मारे गए और आपने पूरा नैरेटिव एक मुसलमान के इर्द गिर्द बुन दिया। ये कमाल की बात है, कमाल की बात है। सारी बात उसी को लेकर हो रही। तो ऐसा कर दिया, एक मुसलमान की जान चली गई। अच्छा, जब उस मुस्लिम की जान गई तो उसको कहा जाता है मुसलमान मरा, और जो बाकी 26-27 हिंदू मरे उनको कहा जाता है नागरिक मरे। अब इसका क्या कहा जाए? वैसे उसकी भी पोल खुल गई। वो जो मरा है वो शिया था, इसलिए मरा है। हाँ, चलिए ये भी समझ में आता है। हालांकि ये भी बात मुझे बहुत समझ में आती नहीं है, क्योंकि
दुनिया भर में जो आतंकवाद के जितने आपको अड्डे नजर आते हैं वो सब आपको ईरान में नजर आते हैं। वहीं से हिजबुल्लाह, वहीं से हमास, वहीं से हूती, तो वहीं से सीरिया वॉर। तो ये जिस तरह की कट्टरता है कि ईरान से निकल के आई है, उसने तो सबको मात दे दी। और ईरान एक शिया नहीं, देश। बात वो नहीं है। बात ये है कि वो जो आए थे कट्टरपंथी, वो सुन्नी थे, कलमा पढ़ने को कह रहे थे। वह शिया कलमा सुन्नी कलमे से अलग है, ये फर्क पड़ता है। तो अच्छा, उसमें ये बात एक मिनट, ये बात मुझे नहीं मालूम थी कि दोनों का कलमा भी अलग है। अरे साहब, दोनों का कलमा अलग है, दोनों का नमाज पढ़ने का अंदाज अलग है। नमाज पढ़ने का तरीका तो अलग है, पर कलमा भी अलग है। ये मेरे लिए न्यूज है। बिल्कुल कलमा अलग है। एक तो कहते हैं आपके सुन्नी कलमा तो बहुत छोटा सा है, या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसमें उनके में वो और जुड़ जाता है, अली उल वलीउल्लाह। अगर उनको कलमा पढ़ने को कहोगे तो वो पूरा पढ़ना पड़ता है, और जो इंटोनेशन है वो भी थोड़ा सा अलग है, तो तुरंत पकड़े जाते हैं। ये शिया है, तो तुरंत पकड़ा गया, शिया है, मार दिया। नहीं, इसमें तो दो राय नहीं कि सुन्नी आतंकवादी अगर आप उनके सामने कलमे में अली का नाम जोड़ेंगे तो आपको ठोक देंगे। तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया ना। उसको नमाज पढ़ने को कहेंगे तो सुन्नी जो है, हमारे हनफी सुन्नी जितने भी हैं, वो सब हाथ जब खड़े होते हैं तो वो हाथ बंद करके खड़े होते हैं, और वो हाथ जो है वो हाथ खोल के ना सुनिए, तो हाथ खोल के शिया खड़े होते हैं। ये हाथ बंद करके खड़े होते हैं, नाभि के ऊपर, सीने से थोड़ा सा नीचे, वहां पे बीच में आप समझिए सोलर प्लेक्सस के ऊपर हाथ बांधते हैं। और जो शिया है वो हाथ खोल के खड़े होते हैं। नमाज पढ़ने को भी कहा उसको, तो वो हाथ खोल के खड़ा हुआ तो मरा गया। उसको थोड़ी पता कि सुन्नी नमाज कैसे होती। जिन्ना को थोड़ी पता था, वो तो सुन्नी नमाज में चले जाते थे शिया, इस्माइली शिया थे वो, आगा खान वाले, लेकिन वो सुन्नी नमाज में चले जाते थे। तो जिन्ना को भी साल भर में निपटा दिया ना उन्होंने। और बिल्कुल निपटा दिया। उनको तो सड़क पे एक टूटी एम्बुलेंस से मरना पड़ा। हाँ, उनका भी किस्सा जो है वो गजब का है। अब इसका साहब ये तो थोड़ा सा विश्लेषण, हालांकि कई बार लगता है कि साहब के जैसा विपक्ष वाले कह रहे हैं कि साहब की लाशों को खेल रहे हैं लोग बाग, और फायदा उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप देख क्या रहे हैं, इसका जो राजनीतिक जो कुछ भी होने वाला है वो क्या होने वाला है? देखिए, मुझे जो लगता है, आज बात हो रही थी कहीं, मुझे लगता है कि ठीक है, जो जाने गई नुकसान हुआ बड़ा दर्दनाक है, बहुत पेनफुल है, लेकिन ओवरऑल मुस्लिम पक्ष को हर जगह इसका नुकसान होने वाला है। एक तो जो वक्फ पे आपका जो तमाशा चल रहा था वो बैकग्राउंड में चला गया, बैकग्राउंड में भी चला गया और बैकफुट पे भी चला गया, दोनों ही जगह आप मानकर चलें। बिहार में जहाँ पे एक अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ चुनाव होने जा रहा है, वहाँ आप इसका असर देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सरकार जो कार्रवाई करेगी उसका असर सामने आएगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अब कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर नजर आएगी। तो कुल मिलाकर जो आपका कॉज था उसको तो हर तरफ से झटका लगा। लेकिन ये हर बार होता है। आपने इजराइल में जो किया उसके बाद आप देखें गाजा पट्टी चपटा हो गया। आपने 60 के दशक में इजराइल पे हमला किया था तो साहब वो हमेशा के लिए गोलन हाइट्स हाथ से निकल गया। तो आप शुरुआत भी करते हैं और आप प्रलाप भी करते हैं। जी, मैं योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले आया है, और वो कह रहे हैं कि हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कृत्य आतंकवादियों ने किए, हिंदू माँ बहनों के सिंदूर के साथ जिस प्रकार की बर्बरता की गई है, उसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को इसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। यानी जो सबसे बड़ा काम है, इंडस वाटर ट्रीटीज को तो खत्म कर दिया, और कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो और कुछ बाकी है।
नहीं सर, बिना बिना जिसे कहना चाहिए एक बिना एक हिंसक जवाब, बिना एक हिंसक कार्रवाई की तो बात ना पूरी होती है और ना पूरी होगी ना। योगी को आज मैं लाइव देख रहा था, आज जी जमाने बाद बड़े भावुक नजर आए सर, बड़े भावुक नजर आए, आंसू पोंछते नजर आए। और योगी जल्दी भावुक नहीं होते, योगी जल्दी जब भावुक भावुक नहीं होते हैं तो बड़े खतरनाक हो जाते और बहुत खतरनाक हो जाते हैं साहब। तो अब आप ये देखेंगे कि इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो योगी की कार्रवाई चल रही थी वो और दुगनी तेजी से चलती हुई नजर आएगी आपको। मतलब वो मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वो है नहीं, वो अब आपको दुगनी तेजी से कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। और रही बात है कि ये जो वाटर ट्रीटी वाली बात है, ये तो साहब ये तो एक शुरुआती चीज है। ये तो आप मान के चलें बिना एक सैन्य कार्रवाई के बात ना खत्म होगी ना होनी चाहिए। मेरे थोड़ा सा इसमें भिन्न मत है, क्योंकि मैं इंडस वाटर ट्रीटी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मानता रहा हूँ और पिछले 5 वर्ष से इसके लिए कम से कम अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवाज उठाता रहा हूँ। और मेरा ये मानना है कि जो आप सैन्य कार्रवाई करते हैं ना, क्योंकि भारत जिस प्रकार से सैन्य कार्रवाई करता है वो सैन्य कार्रवाई वो करता है, वो उससे पाकिस्तान आर्मी जो है वो डाउन जाती है। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पूरी पाकिस्तान सोसाइटी को, जो भी पंजाब से लेके नीचे सिंध तक, उसको न केवल इम्पैक्ट करती है, वो पंजाब और सिंध के बीच में एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शन भी क्रिएट करती है। और नहीं, और ये ट्रीटी आप देखिए 71 के वॉर में इंटैक्ट रही, 65 के वॉर में इंटैक्ट रही, कारगिल वॉर में इंटैक्ट रही। मतलब युद्ध के दौरान भी ये ट्रीटी रोकी नहीं गई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जबकि ये जो ट्रीटी है वो बड़ी अजीबोगरीब सी ट्रीटी है। आप देखिए कि 20% पानी जो है पूरे बेसिन का वो भारत को मिलता है, 80% पानी जो है वो पाकिस्तान को मिलता है। और इसीलिए भारत ने नोटिस भी दिया था, पहले जुलाई में दिया, उसको रिपीट किया सितंबर में। और उसमें इंडस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत उनका जो आर्टिकल 12 है उसमें क्लॉज है कि साहब ये दोनों पक्षों की सहमति से मॉडिफाई की जा सकती है। तो वो मॉडिफिकेशन का नोटिस दिया, पाकिस्तान ने उस पर कान ही नहीं दिया। तो अब जो सस्पेंशन हुआ है वो जो ऑमनिबस लॉ है, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द ट्रीटीज, वो उसके तहत हुआ है। वो सारी ट्रीटीज को गवर्न करता है, सब ट्रीटीज को ओवरराइड करता है। तो अब इन्होंने अपने लिए एक मुसीबत तो ले ही ली ना। अब पब्लिक जो है, अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में इमरान खान ने और कुछ किया हो या ना किया हो, एक काम इमरान खान ने बड़ा जोरदार कर दिया। और इमरान खान ने काम ये किया कि उन्होंने जो फौज के प्रति एक अगाध श्रद्धा थी पाकिस्तानी पब्लिक में, उसको चूर चूर कर दिया। और नहीं, जो एक एक माना जाता था कि एक पाकिस्तानी खुलेआम फौज को चैलेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल वो वो शुरू। किया। हाँ, वो और मैं लाहौर सामने को संजय से मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन सामने मोदी जी लाइव बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे करके, मैं सुन तो नहीं रहा हूँ पर वो ऐसे ऐसे करके जो घूमसे के अंदाज में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ कह रही है। हाँ, मैं अपनी टीम से कहता हूँ कि जरा वो निकाल के दे दे, हमें बता दे क्या कह रहे हैं वो। तो स्क्रिप्ट दे देंगे तो हम चर्चा कर लेंगे उसके ऊपर। क्योंकि मोदी जी जिस प्रकार से कल बैठे हुए थे और देखिए कह रहे हैं मोदी जी सीसीएस की मीटिंग में, कि और सीसीएस की मीटिंग में जो वो वो जितने अभी वो देखिए नाराज दिख रहे थे, सामने उनका बयान आ रहा है कि इस आतंकी घटना के पीछे बैठे वाले लोगों को पनिश किया जाएगा, सजा दी विकसित जाएगी। बिहार जरूरी है। इसको चला सकते हैं बिहार, मैं एक बार फिर क्या? आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। देखिए इस पे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले, मुझे तो आवाज नहीं आ रही। भारत माता की, भारत माता की, आपको आवाज आ रही? भारत माता की। आ रही अपना जीवन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है।
वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द देखिए साहब, वो कह रहे हैं कि वी विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश, यानी हम पहचानेंगे, पीछा करेंगे और सजा देंगे। देख, खतरनाक बात करे साहब, कमर तोड़ के रहेगी। इस तरह की बात बालाकोट के पहले कही थी उन्होंने, किया भी था। देखिए, वो तो सीधे कह रहे हैं आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश, पहचानेंगे, पीछा करेंगे और सजा देंगे। इसका तो सीधा अर्थ यही होता है कि साहब अभी तक जो हुआ वो तो केवल झांकी है, असली पिक्चर बाकी है। वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। हाँ, लेकिन मैं तो राहुल गांधी की सोच रहा हूँ साहब। राहुल गांधी जो है वो क्या कहेंगे? राहुल गांधी 2 दिन के दौरे भर्त्सना करेंगे। 2 दिन के दौरे पे गए थे, 2.5 दिन में लौट रहे हैं और जयराम रमेश कह रहे हैं वो अपना दौरा काट के लौट आए। अब इसका क्या मतलब है? चलिए, उनको लग रहा होगा कि सारा का सारा जो है वो लिए जा रहे हैं, पूरा का पूरा लाइमलाइट लिए जा रहे हैं। अब लोग जो है वो राहुल गांधी का वो भी आजकल लगा रहे हैं, जिसमें कह रहे थे कि साहब कि यहाँ पर आउटसाइडर्स को अलाउ किया जाता है। और आज और कुछ नहीं किया उन्होंने, कह रहे हैं कि साहब 23 अप्रैल को उन्होंने, यानी कल उन्होंने कहा था कि साहब उन्होंने होम मिनिस्टर से बात की, उमर अब्दुल्ला से बात की और JNK PCC प्रेसिडेंट से बात की, लेकिन जो रिएक्शन हुआ उसके बारे में उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। बल्कि आज उन्होंने 3 घंटे पहले देश के सभी मुखियाओं, पंचों और स्थानीय निकायों के सदस्यों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। कैसी रही? मैंने आज राहुल गांधी का एक ट्वीट शेयर किया है। अच्छा। उसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर क्रूरता हो रही है। हिंदू के नाम पर नफरत और हिंसा करने वाले हिंदू नहीं, ढोंगी हैं। अब इसको थोड़ा सा वो बदल के भी कह सकते हैं कि कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों पर क्रूरता हो रही है और इस्लाम के नाम पर नफरत और हिंसा करने वाले मुसलमान नहीं, ढोंगी हैं। पर वो कहने को नहीं तैयार है। मैंने आज उसको ट्वीट किया है कि राहुल जी ऐसे ही एक डायलॉग कश्मीर पे बोल दीजिए। हाँ, बिल्कुल बोल चुके, बिल्कुल ही बोल चुके। और आप देखिए जरा, बातें करते हैं वो कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की, और कल वो चित्रा त्रिपाठी के साथ क्या हुआ वहां लाल चौक में। कश्मीरियत से मुझे याद आया कि वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, कई साल पुराना हो गया। उसमें एक लड़का जो पैलेट गन का शिकार हुआ था, उसका बरखा दत्त इंटरव्यू ले रही थी और वो कलमा पढ़ रहा था, कह रहा था हम इस्लाम के लड़ रहे हैं, जिहाद के लड़ रहे हैं, और बरखा कह रही थी नहीं नहीं तुम कश्मीरियत के लिए लड़ रहे हो। तो उसने कहा चुप रहो, मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूँ, जिहाद के लिए। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। मजे की बात यह है कि ये जो कश्मीरियत का जो टर्म है, ये भी एक कश्मीरी पंडित ने इजाद किया था। मेरा मानना है कि जस्टिस कीलम की, हाईकोर्ट में जज थे, उनकी किताब लोगों को पढ़नी चाहिए। इसको लेकर मैंने एक बार सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था और तब तमाम कश्मीरी पंडित मुझसे नाराज हो गए और आप देखिए सोशल मीडिया पर उन्हें हजारों गालियां दी। नहीं साहब, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक कश्मीरी पंडित जस्टिस कीलम हाईकोर्ट के जज जो उन्होंने किताब लिखी, मैं उसको कोट कर रहा हूं। वो तो कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमने बनवाई, 370 भी हमने लगवाया। तो भाई ठीक है, मैं तो उन्हीं को सिर्फ कोट कर रहा। तो ये वो अपने आप में, ये मेरा मानना है कि इतिहास से सबक न लेने वाले लोग इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। तो वी शुड टेक लेसन्स। हाँ, यू करेक्ट। अब आप देखें कि जस्टिस जियालाल कीलम, अभी याद आया, जस्टिस जियालाल कीलम, जस्टिस जियालाल कीलम,
जियालाल कीलम कश्मीरी पंडित थे, हाई कोर्ट जज थे, उन्होंने किताब पूरी लिखी है इस पर। नहीं, वो तो काफी किस्से हैं, वो अगर आप जाएं हिस्ट्री में तो ये बात सही है कि 370 तो 370 में भी उस समय के जो इनके नेहरू जी का जो वो किचन कैबिनेट थी कश्मीरियों की, वो उसमें थे। बाद में ये डीपी धर वगैरह जो थे आपके, डीपी धर, पीएन अक्सर वगैरह, शेख अब्दुल्ला को वापस लाने में ये लोग थे, जबकि शेख अब्दुल्ला के वहाँ पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, तब उनको वापस ले आए। उसके पहले अगर आप देखें तो जो 35A जिसको हम स्टेट सब्जेक्ट लॉ कहते हैं, तो स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 में लगाया गया था महाराजा हरि सिंह के टाइम में। उसके पीछे भी कश्मीरी पंडितों का ही आग्रह था। और एक बात बलराज मधोक कहते हैं जो पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं है। कहते हैं कि साहब महाराजा रणवीर सिंह के टाइम में 1885 की बात करते हैं वो। अब वो क्योंकि डेट्स में मिक्सअप है कि साहब के सारे कश्मीरी जो मुसलमान थे उन्होंने कहा साहब हमको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया, हमको ले लिया जाए वापस। तो जो कश्मीरी पंडित थे वो झेलम के बीच में चले गए, एक उस पे बैठ के बजरे पे कि साहब हम यहाँ आत्महत्या कर लेंगे, तो उसको टाल दिया गया। इस चीज़ का मैं ये कैविएट ऐड कर दूं, ये बलराज मधोक की कही हुई बात है, इसका मेरे पास वेरिफिकेशन नहीं है। यदि आप मांगेंगे, जो कश्मीरी भाई सुन रहे हो और यदि किसी के पास हो वेरिफिकेशन, तो कृपया कमेंट में नीचे अवश्य ऐड कर दें। तो ये काम तो होते रहे। बख्शी, इस पे अलग डिस्कशन कभी रख लें। मैंने बहुत स्टडी किया और बहुत लिखा इसके ऊपर। मैंने इसको जियालाल कीलम से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर अमिताभ मट्टू तक सारे इनके बयान संकलित करके मैंने इसको साबित किया है कि क्या हुआ, कैसे हुआ है। और लेकिन ये है कि एक बड़ा एक कटु सत्य है जिसको सुनना बड़ा मुश्किल है। 1990 के पहले किसी कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदुओं के ऑर्गेनाइजेशन ने 370 खत्म करने की बात नहीं करी। ये सारी ईमान 1990 के बाद आई। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कई लोग थे जो थे, इनफैक्ट कश्मीरी मुसलमानों ने उसको खत्म करने की बात की। मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ संजय सर। मैं आपको बताता हूँ, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने, देखिए ये 370 तो शेख अब्दुल्ला की वजह से लाया गया था। मैंने तो पूरी किताब लिखी है ना इस पे, अनब्रेकिंग इंडिया, उसमें ये सारे फैक्ट्स लाया हूँ। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने ये कहा कि साहब कि अब इसको हटा दिया जाए, तो नेहरू जी ने कहा ये तो घिसते घिसते खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं साहब। बाद में जब बख्शी गुलाम मोहम्मद हटाए गए, फिर वो गुलाम मोहम्मद सादिक आए, और गुलाम मोहम्मद सादिक के टाइम में आपको ध्यान है कि 1965 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था उसमें कई सारे परिवर्तन किए गए थे। उसी 1965 के ऑर्डर में ये बताया गया था कि प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा जाए चीफ मिनिस्टर, और सदर रियासत को पढ़ा जाए गवर्नर। ये 1965 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में हुआ था। लेकिन उस 1965 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के समय गुलाम मोहम्मद सादिक ये कह रहे थे कि साहब कि 370 चाहो तो हटा दो, तो बहुत से लोग तैयार नहीं हुए। फिर उसके बाद 1966 में, इसने 1965-66 में जब ये बातचीत चल रही थी, तब डॉक्टर करण सिंह में उनकी किताब में लिखा हुआ है, उनकी जो किताब है ऑटोबायोग्राफी, उसमें लिखा हुआ है ये, वहां से मैंने इसको उद्धृत किया है मेरी किताब में। उन्होंने कहा कि साहब कि जम्मू को हिमाचल के साथ मिला दो, ये डोगरे जो है ये दोनों हिमाचल में रहते हैं, इधर हिमाचल का पूरा वेस्टर्न पार्ट डोगरों का है और ये जम्मू पूरा, यहाँ पे डोगरा पॉपुलेशन है, इनको मिला दो और कश्मीर को और लद्दाख को अलग अलग। तो उनको कहा गया ऐसा करो, आप तो आ जाओ यहाँ मिनिस्ट्री ज्वाइन कर लो, आपकी सदर रियासत बहुत लंबी चल गई। हाँ, तो ये सारे काम जो है ये हुए, तो बात है, लेकिन कईयों ने कहा, लेकिन बात मानी नहीं गई। जी, मैंने अभी मैं सुन रहा था, मुझे तो आपके बताए हुए नामों में एक भी कश्मीरी पंडित सुनाई नहीं पड़ा।
नहीं, उनके साथ में थे कश्मीरी पंडित। करण सिंह के तो साथ में थे ना कश्मीरी पंडित। और देखिए आप, जवाहरलाल नेहरू से बड़ा कश्मीरी पंडित कौन हुआ है भाई? भाई मैंने एक बार कह दिया था तो कई लोग बहुत नाराज हो गए थे। एक तो है वो, उन्होंने तो संबंध ही तोड़ लिए। लेकिन बहुत सारे समझदार लोग हैं, अच्छा काम किया है, उन्होंने अच्छा फिर काम किया है। बहुत सारी बातें शेयर की। कश्मीरी पंडितों ने हमको रामनाथ काव जैसा आदमी भी दिया। हाँ, मतलब रामनाथ काव जैसा आदमी दिस नेशन विल फॉरएवर बी ग्रेटफुल टू दैट मैन। बहुत सारे हैं साहब। एक रामचंद्र काक हुआ करते थे, काक साहब थे, यस। महाराज हरि सिंह के टाइम में, वो तो जिन्ना के साथ जाने को तैयार थे। अभी अभी एक दिन ये प्राइम मिनिस्टर थे वो। हाँ हाँ, अभी एक दिन इन्होंने, क्या नाम है, जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया कि वो हरि सिंह के डावाडोल में कश्मीर हाथ से निकल गया। तो किरण रिजिजू ने उसका जवाब देते हुए लिखा कि साहब मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूं कि पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से जवाहरलाल नेहरू के भाषण निकाल दे रहा हूं। और उन भाषणों को निकाल के उन्होंने दिखाया जिसमें नेहरू जी कह रहे हैं कि हरि सिंह तो 1946 से हमारे पीछे लगे थे कि कश्मीर को भारत में मिला लो। मैंने उनको 2 बार मना किया, मैं तो उनको तीसरी बार भी मना करता, पर सरदार पटेल ने मुझे मना लिया। वो तो खैर नेहरू जी के अगर किससे डिस्कस करने चले हैं तो साहब वो और तो उसके बाद बहुत। जयराम रमेश एकदम खामोश हो गए। तो ये जो लोग कह रहे हैं आपके भाई लोग कि साहब कि इसका बिहार इलेक्शन पे कहीं असर ना पड़ जाए, लगता है आपको पड़ेगा? नहीं देखिए, असर तो इन सब चीजों का पड़ता ही है। असर तो उन लोगों का भी पड़ता है जो इस समय, उन लोगों के दिमाग पे भी पड़ता है जो बड़ी बड़ी सेकुलर बातें कर रहे हैं, जो अपने राजनीतिक कारणों से एक स्टैंड ले रहे हैं। दिल तो उनका भी कहीं ना कहीं कांपता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ता, असर तो साफ सब पर पड़ता है। लेकिन अब वो ठीक है, कुछ लोग के लिए गंदा है पर धंधा है। बाकी असर तो उन पे भी जब पड़ जाता है तो आम आदमी पे पड़ना तो बहुत लाजमी है। असर दोनों बात का पड़ेगा। फिर से दोहरा दूं, असर जो कार्रवाई हुई है, जो अभी जो घटना हुई है, इसका पड़ेगा। जो भारत सरकार पलट के कार्रवाई कर रही है या करेगी, उसका पड़ेगा। असर तो ये भी पड़ेगा कि जो जो वक्फ का विरोध हो रहा था वो पूरा बैकग्राउंड और बैकफुट में चला जाएगा। असर तो ये भी पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी तमाम मुद्दों पे रीथिंक करना पड़ेगा। असर तो ये भी पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आपको कहीं ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे। असर तो ये भी पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अब ज्यादा बड़ी वॉर फुटिंग से उस पर काम होगा और वो सामने आएगा। असर तो ये भी पड़ेगा कि ये पूरा जो मुस्लिम समुदाय है, ये कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पे तमाम मुद्दों पर नजर आएगा। तो असर तो पड़ेगा जी। और ये जो अब हमारे सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने खींच लिया है पहलगाम वाले मामले में, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई देखिए, मेरा चैनल है घूमता आईना, मैंने उस पर आज एक वीडियो डाला है। और वो वीडियो क्या है? वो वीडियो है सितंबर से लेकर फरवरी तक मैंने 1 दर्जन बार कहा कि कश्मीर में चुनाव नहीं होना चाहिए। मैंने ये तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपको विवश कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट से कह दो खुद ही चुनाव करा ले, हम नहीं करा सकते। मैंने उसको साबित किया है कि कश्मीर में चुनाव, और मैं अभी नहीं, सितंबर की बात कर रहा हूँ, 6 महीने पहले से मैं कह रहा हूं कि भाई कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, 100% मुस्लिम स्टेट है, उसके बगल में एक इस्लामिक स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है। कश्मीर आज नहीं, अभी 10 साल बाद तक उसमें चुनाव है। हमने कहा पाकिस्तान, अगर आप पंजाब को 10 साल गवर्नर उसमें प्रेसिडेंट रूल में रख सकते हैं तो आप कश्मीर को 20 साल क्यों नहीं रख सकते भाई? और कश्मीर को आप परमानेंट यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं बना सकते भाई? इतनी ढेर सारी यूनियन टेरिटरीज है, कश्मीर परमानेंट क्यों नहीं बन सकता? ठेका लिया है तुम्हारे कि तुमको स्टेटहुड चाहिए ही चाहिए। और इसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो सरकार को इसमें एक स्टैंड लेना चाहिए और उसके बाद चुनाव कराने से मना कर देना चाहिए। मुझे तो लगता है कि सरकार की भी आधी अधूरी कुछ उनको थी गलतफहमी कि वो चुनाव जीत सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं, चुनाव जीतने वाली बात नहीं है, बात चुनाव जीतने की नहीं है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार, देखिए कश्मीर से लोगों का ऑब्सेशन रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी का भी कारगिल इसीलिए हुआ, उनका ऑब्सेशन था कि मैं कश्मीर समस्या सॉल्व कर दूंगा, मैं कश्मीर समस्या सॉल्व कर दूंगा। गुजराल जैसे प्रधानमंत्री को लगता था कि मैं कश्मीर समस्या सॉल्व कर दूंगा। मोदी जी ने भी कहीं ना कहीं सोचा कि मैं कश्मीर को इतना खुशहाल बना दूंगा, ऐसी जन्नत बना दूंगा, हमेशा के लिए आतंकवाद हटा दूंगा,
तो वो साहब वो मिडिल ईस्ट में जाके मुस्लिम कंट्रीज का वहां पे इन्वेस्टमेंट लाने लगे। उन्होंने कश्मीर, भाई एक बार एक जमाने में कश्मीर के एक एडिशनल एडवोकेट जनरल, बहुत पुरानी बात, 20-22 साल पुरानी बात है, मुझसे मिले। तो उन्होंने कहा पूरे देश में आप नल की टोटी खोलते हैं तो पानी बहता है, कश्मीर में खोलिए तो पैसा बहता है। इतना पैसा भारत सरकार वहां लगाती है। एक आम भारतीय पे उस जमाने में जितना पैसा लग रहा था उसका 8 गुना एक आम कश्मीरी पे लग रहा था, एक औसत कश्मीरी पे लग रहा था। तो आपने सोचा कि आप वहां इतनी संपन्नता ले आएंगे, इतनी संपन्नता ले आएंगे कि सारे दंगे, सारे फसाद, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो फिर ये अब आपका कंफ्यूजन है, अगर आप ऐसा सोच रहे थे साहब, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता। संपन्नता तो कई सारे मुस्लिम देशों में भी बहुत है, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वहां जिहाद खत्म हो गया। संपन्न तो ओसामा बिन लादेन भी बहुत था ना। स्थितियां तो ऐसी ही हैं साहब। आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।